नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। आइए चलते हैं खबरों के पोस्टमार्टम की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ किया। लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख शहर होने जा रहा है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह की आतुरता है उसे देखते हुए श्रद्धालुओं के यहाँ आवागमन को सुलभ बनाने का दायित्व हमने निभाया है और इसके लिए नागर विमान मंत्रालय ने भी अपना काम किया है और सराहनीय है। सीएम योगी ने इस मौके पर नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव सहयोग प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं और विगत 9.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश में न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम को संपन्न कराया और प्रसन्नता हो रही है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ वायु सेवा के उपरांत अब कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि वास्तव में अयोध्या भारत की सनातन आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ ही प्रभु श्री राम भी हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया है। आज उसका परिणाम हमारे सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में विराजमान होंगे। स्वाभाविक रूप से पूरे देश में अयोध्या आगमन के लिए उत्सुकता और आतुरता है। उनके अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी। अयोध्या के अंदर भी 4 लेन कनेक्टिविटी होगी। अयोध्या रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या की पवित्र नदी सरयू में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आज यह एक हकीकत है। अयोध्या में सभी से यह सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। ये सब कुछ यदि हम करने में सफल हुए तो इसमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है। डबल इंजन सरकार द्वारा समय पर और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 821 एकड़ भूमि नागर विमान मंत्रालय को उपलब्ध करा चुकी है। अभी यहाँ 500 यात्री एक साथ विमानतल का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही 8 विमान यहाँ लैंड कर सकते हैं। पार्किंग की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो योजना नागर विमान मंत्रालय ने बनाई है, राज्य सरकार इस पूरे कार्यक्रम के साथ सकारात्मक सहयोग करेगी। उन्होंने खुशी जताई कि अब बेंगलुरु से अयोध्या की कनेक्टिविटी होने से अब कर्नाटक से हनुमान जी के संदेश को अयोध्या तक लाने में सुविधा होगी। अयोध्या धाम को कोलकाता और बेंगलुरु से वायु सेवा से जोड़ने के इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह आदि इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां राम का नाम वहां पूरे काम होते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और प्रगति के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि एक दिवाली हमने पिछले साल मनाई थी, दूसरी दिवाली हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ मनाई गई थी और अब तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। संपूर्ण विश्व की 800 करोड़ जनता में जितने भी राम भक्त हैं, 22 जनवरी 2024 को उनके जीवन का सबसे स्मरणीय दिन होगा। यह 500 साल का सपना था, हम सब की कई पीढ़ियों का सपना था। अयोध्या नरेश भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो, अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अयोध्या पूरे भारत का सबसे प्रमुख विमानतल बनेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो सीएम योगी ने अयोध्या का पूर्ण कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को दिल्ली और अहमदाबाद से जोड़ने के बाद आज बेंगलुरु और कोलकाता के साथ जोड़ा जा रहा है। 30 दिसंबर को उद्घाटन के बाद से 17 जनवरी तक हमने महज 17 दिन में अयोध्या को देश के 4 कोनों से जोड़ दिया है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। देश का हर एक श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए तीव्र गति से अपने पुष्पक विमान से अयोध्या आ सकेगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह
एयर इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी को और बेहतर बना दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल और आगे चलती रही, जिससे उत्तर प्रदेश की वायु सेवा और बढ़ती रहेगी। अयोध्या धाम के लिए और भी एयरलाइंस जुड़ना चाहती हैं। जैसे जैसे वो आगे आएंगे उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 दिन के दौरे ने भाजपा नेताओं को उस दौर की याद दिला दी जब वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और फिर बाद में मुख्यमंत्री बने। मुलाकात करने में वे जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने सभी पूर्व जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात की और यह भी दर्शाया कि संबंधों की गर्माहट अब पहले जैसी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनका 2 दिन का प्रवास महानगर और युवा मोर्चा के प्रभारी उनके बेटे पंकज सिंह को बहुत मदद करेगा। एक तरह से वे उनकी जमीन मजबूत कर गए हैं। अभी कुछ समय पहले युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी पंकज सिंह को महानगर भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। एक तरफ उन पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता दिलाने की जिम्मेदारी दी है और अब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के मिलने के साथ एक और बड़ा दायित्व कंधे पर आ गया है। इसके लिए उन्हें वरिष्ठ और युवा सभी नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जिस दिन पंकज सिंह अधिवेशन मिलने के बाद मैदानों का निरीक्षण और बैठक कर रहे थे, उसी दिन उनके पिता राजनाथ सिंह भी आ गए थे। उनके स्वागत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एयरपोर्ट पर सभी जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष थे। वहीं उनके गुरुजी के आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। सर्किट हाउस में पूर्व जिला अध्यक्षों से जिस जोश से वे मिले, उसने पुलिस अधिकारियों को भी संदेश दे दिया, जिनसे पूर्व जिला अध्यक्षों का कुछ देर पहले विवाद हो रहा था। पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व महापौर रविंद्र पाटनी के मुताबिक पंकज सिंह मिलनसार है और युवाओं में उनको लेकर आकर्षण भी है। यही शहर के लोगों को राजनाथ सिंह से पुराने संबंधों को लेकर भावनात्मक लगाव है, इसलिए यह लगाव पंकज सिंह के साथ भी है। उधर उत्तर जिला अध्यक्ष दीपू पांड्या का मानना है कि राजनाथ सिंह से यहाँ के लोगों के आत्मीय संबंध है, इस वजह से इतने लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव है और इसका लाभ महानगर प्रभारी के रूप में काम कर रहे पंकज सिंह को मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। कहा गया है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह कर रही है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। गाजियाबाद के भोलादास की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहां पर निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं, जो कि गलत है। याची ने अपनी जनहित याचिका में इसके लिए कई आधार बताए हैं। याची की ओर से कहा गया है कि यह प्राण प्रतिष्ठा गलत है, क्योंकि सनातन धर्म के अगवा शंकराचार्य की ओर से इस पर आपत्ति उठाई गई है। दूसरा, पूस महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। 25 जनवरी को पूर्णिमा है, पूर्णिमा तक कोई धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। तीसरा, मंदिर अभी निर्माणाधीन है। अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण मंदिर में होती है। इसके अलावा पीएम और सीएम योगी का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि देश का संविधान भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है। पीएम और सीएम के इस कार्यक्रम में शामिल होने से देश के भाईचारे की भावना को झटका लगेगा, जो कि सही नहीं है। याची अधिवक्ता अनिल कुमार बिंद ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका मंगलवार को दाखिल की गई है। कोशिश की जाएगी कि हाईकोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी उस शासनादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 22 जनवरी 2024 को प्रदेश के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ करने, सभी शहरों में रथ यात्रा, कलश यात्रा निकालने का शासनादेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध होने पर ही करेगा। यह जनहित याचिका ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष अधिवक्ता नरोत्तम शुक्ल की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कुल 4 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के समक्ष याचिका पर अविलंब सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के कोर्ट ने उसे अर्जेंट नहीं मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में मुख्य सचिव के शासनादेश को भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र व अनुच्छेद 25, 26 और 27 के खिलाफ माना है। कहा गया है कि इसके अनुसार राज्य को किसी भी धार्मिक गतिविधि आयोजन से निरपेक्ष रहने की अपेक्षा संविधान में की गई है। उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने इस संबंध में दिनांक 21 दिसंबर 2023 को शासनादेश जारी किया है।
जारी शासनादेश में यूपी के सभी जिला अधिकारियों को 22 जनवरी को भजन कीर्तन, रामायण, रामचरितमानस पाठ, रथ और कलश यात्रा निकालने को कहा गया है। इसके लिए गांव, ब्लॉक, जिला और शहरों में आंगनबाड़ी, आशा बहुओं, एएनएम आदि कर्मचारियों का सहयोग लेते कथावाचकों, कीर्तन मंडलियों को जिला सांस्कृतिक काउंसिल द्वारा भुगतान करने को कहा गया है। शासनादेश में यह सब अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ऐसा करने को कहा गया है। लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। राजद नेता भाई वीरेंद्र के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसका भी संकेत मिला है। दरअसल राजद नेता के इस बयान पर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र की भाषा हमारे गले नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह से गलत है। चौधरी ने आगे कहा कि हर गठबंधन अपनी पार्टी, अपनी सुविधा और विचारधारा को देखकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों में किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है, उन्होंने विकास की राजनीति की है। इसके बाद उन्होंने लालू राज का जिक्र करते हुए कहा कि आज घर में बिजली जल रही है। पहले जो बाजार 8 बजे रात को बंद हो जाया करते थे वहाँ भी बिजली पहुँच रही है और लोग देर रात तक घूम रहे हैं, तो बिहार में विकास हुआ है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक वीरेंद्र भाई ने कहा था कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। भाई वीरेंद्र सोमवार को राबड़ी आवास पर आयोजित मकर संक्रांति भोज में शामिल होने आए थे। इस भोज में राजद, जदयू, कांग्रेस के सभी वाम दलों के नेता भी पहुंचे थे। भोज के दौरान भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात की। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 79 हमारे विधायक हैं, तो हम ही बड़े भाई हैं, दोनों एक साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। एटा में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक जिंदा शख्स ने अपनी ही 13वीं कर सैकड़ों लोगों को दावत दी। हालांकि 13वीं करने के कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। मृत्यु उपरांत त्रयोदशी संस्कार सभी ने सुना है। परिवार से अलग रह रहे साधु ने जीवित रहते ही अपना त्रयोदशी संस्कार कराया। अब तक दूसरों के घर से अपनी 2 वक्त की भूख शांत करने वाले साधु ने सैकड़ों लोगों को भोज कराया। भोज के लिए अपनी जमीन बेचकर धनराशि का प्रबंध किया। त्रयोदशी संस्कार से संबंधित सभी रस्में पूर्ण कराई। पूरे क्षेत्र में इस त्रयोदशी संस्कार की चर्चा है। सकीट कस्बा के मोहल्ला मुंशीनगर के रहने वाले 60 वर्षीय साधु हाकिम सिंह ने कार्ड छपवाकर अपनी त्रयोदशी के निमंत्रण बांटे। साथ ही अनुरोध किया कि सभी को अवश्य आना है। सोमवार को इस कार्यक्रम में 700 लोगों ने भोज ग्रहण किया। महिला, पुरुष, बच्चे, संत, गणमान्य सभी आए। इससे पहले साधु ने त्रयोदशी में होने वाले अनुष्ठान पूर्ण कराए। साधु ने मान्य पक्ष को दी जाने वाली सभी वस्तुएं भी दी। लोगों को अचरज तो हुआ, लेकिन न्योता आया था इसलिए वे पहुंचे। साधु हाकिम सिंह का जन्म इसी मोहल्ले में हुआ था। वह 4 भाई हैं, इनमें से 2 बाहर रहते हैं, एक का निधन हो चुका है। साधु अपना जीवन यापन करने के लिए चाय का स्टॉल भी लगाते हैं। साधु ने कहा कि स्वजन की उनसे बनती नहीं है, मृत्यु उपरांत वे क्या करते भरोसा नहीं है, इसलिए जीवित रहते ही स्वयं का त्रयोदशी संस्कार कराया है। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, जो धनराशि मिली उससे वह सारा प्रबंध कर शेष जमीन परिवार के लोगों ने दबा रखी है। हालांकि त्रयोदशी संस्कार के कुछ दिन बाद ही साधु की मौत हो गई। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर अयोध्या समेत पूरे एनसीआर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से पहले ही कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को अयोध्या में सिर्फ ऐसे ही लोगों की एंट्री होगी जिन्हें निमंत्रण मिला है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वीआईपी एंट्री के लिए तरह तरह की जुगत लगा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में एंट्री के लिए व्हाट्सएप पर वीआईपी पास भेजे जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पास प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि साइबर ठगों की ओर से भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि आपको 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में वीआईपी पास मिल रही है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर वीआईपी पास डाउनलोड करें। कई लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि इसे सेव करके रख लें। इस पास को दिखाकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपकी एंट्री हो जाएगी। इस मैसेज के साथ ही एक ऐप एपीके फाइल भी भेजी जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि फ्री वीआईपी पास के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। दरअसल इस एपीके फाइल के जरिए हैकर्स उनके फ़ोन में मेलवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। एक बार मेलवेयर के इंस्टॉल हो जाने के बाद वे आपके फ़ोन को पूरी तरह से दूर बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वे आपके बैंक अकाउंट में भी सेंध लगा सकते हैं। इससे बेहतर यही है कि वीआईपी पास के चक्कर में न पड़ें और 22 जनवरी के बाद ही अयोध्या की यात्रा करें।
इस मैसेज के अलावा भी कई फर्जी वेबसाइट के जरिए अयोध्या के लिए पास देने का दावा किया जा रहा है। इस तरह की साइट और मैसेजों से दूर रहें। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ सालों से नहीं बढ़ाए गए हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर सकती हैं। राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि तेल कंपनियां इस महीने वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने पर विचार करेंगी। कंपनियों के इस कदम से महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों ने हाई मार्जिन के कारण पिछले 2 तिमाही में मुनाफा कमाया है और तीसरी तिमाही में भी लाभ होने की उम्मीद है। ऐसे में इस महीने में नतीजे आने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपये प्रति लीटर की कमी हो सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि यह 27 जनवरी को अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी इसी दौरान रिजल्ट आने वाले हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 21 मई 2022 को संशोधित किए थे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कम कर दिया था। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 79.22 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।